Hello students, in this session we are going to cover the science and tech portion of the Anubhav test 4 that was conducted on the April 14th. So पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक के अंदर. द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज अबाउट योर mRNA वैक्सीन्स. व्हाट आर mRNA वैक्सीन्स, होती क्या है ये? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज अ वैक्सीन, वैक्सीन होता क्या है? सी, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी, वो कैसे डेवलप होगी कि देयर विल बी सम एनकाउंटरिंग विद द पैथोजन. कोई पैथोजन आएगा जिससे को हम एनकाउंटर करेंगे एंड उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हम क्रिएट करेंगे. एंटीबॉडीज क्या है? जो कि इस पैथोजन को किल करेंगे. सो इफ यू सी कि कोई भी एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियोफेज है, ये इन्फ्लुएंजा है, तो इनमें से कोई भी बैक्टीरिया जब भी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है या यू कैन से एनिमल बॉडी के अंदर आता है, तो उसके अगेंस्ट बॉडी क्रिएट्स सब एंटीबॉडीज. तो एंटीबॉडीज अगर हैं बॉडी के अंदर, तो दोबारा जब भी ये वायरस आके अटैक करेगा ह्यूमन बॉडी को, तो एंटीबॉडीज एकदम एक्टिवेटेड हो जाएंगे और एकदम से जाके उसके ऊपर अटैक करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे. आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे आपके घर में पहली बार चोरी हुई, तो पहली बार आपको नहीं पता था कि चोर कहाँ से आता है, कैसे आता है, कैसे आपको डील करना है. पर मान लो एक बार चोरी हो चुकी है, तो दूसरी बार जब भी चोरी जैसी कोई सिचुएशन बनेगी, तो आप उसको बहुत ईजिली और बहुत पहले से डील कर लोगे. तो इट इज लाइक कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है उस चीज का. तो एक्सपीरियंस देना है, उससे एक्सपीरियंस से क्या होगा कि आप तैयार हो जाओगे उस चीज के लिए. तो इसी तरह से यू हैव फायर ड्रिल्स वगैरह करवाई जाती हैं ऑफिस के अंदर, कि लोगों को बताया जाता है कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, किस तरह से उनको बिहेव करना है अगर कोई आग वाग लग जाए तो. उसी तरह से वैक्सीन एक फायर ड्रिल की तरह, एक ड्रिल की फॉर्म में होती है. वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा वायरस है, इस वायरस की कोई एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, एक पर्टिकुलर फीचर कोई भी है, उस फीचर को हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर इंड्यूस करते हैं. इस फीचर को एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई, इस फीचर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी जो इसको आइडेंटिफाई कर पाए, और जब भी ये पूरा वायरस आके ह्यूमन बॉडी को अटैक करेगा, उस टाइम पे ये एंटीबॉडीज इस फीचर को आइडेंटिफाई करके उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगी. तो इसमें आपकी कई तरह की वैक्सीन होती हैं. एक होती है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, जिसके अंदर वायरस क्या होता है, वायरस को बिल्कुल वीक कर दिया जाता है, यानी आप ये लगा लो कि बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में वायरस को डाला जाता है बॉडी के अंदर, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं फ्यूचर के लिए. अब इसी तरीके की एक वैक्सीन हम बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं mRNA वैक्सीन. mRNA वैक्सीन क्या होती है? मैसेंजर आरएनए वैक्सीन. एक्चुअली आरएनए जो होता है आपका दो टाइप का होता है. आरएनए के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो कैसा होगा, या तो वो वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो किस तरह से होगा, या तो आरएनए की फॉर्म में होगा या वो डीएनए की फॉर्म में होगा. तो जैसे मान लो ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई आरएनए वाला वायरस अटैक करता है, जैसे कोविड-19 वगैरह था, इसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है. तो उसमें क्या करेंगे, जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, तो आरएनए की वजह से ये पूरा का पूरा वायरस बन पाता है, क्योंकि इसके अंदर इसके जेनेटिक कोड्स हैं. यानी आरएनए के अंदर वो कोड्स होंगे, वो जीन्स होंगे, जिसकी वजह से ये कैस्पिड्स ये यू कैन से दी स्पाइक्स आर बीइंग फ्रेम्ड. आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है ये, शायद ये स्पाइक्स वगैरह उसकी वजह से बन पाएंगे. ये जो कैप्सूल है ये आरएनए की वजह से ही फॉर्म होता है. तो ये जो आरएनए है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है. तो हम क्या करेंगे, मान लो हम लोग लेते हैं कि हमें कैप्सूल्स बनाने हैं, तो इस कैप्सूल्स को बनाने वाला जो आरएनए के अंदर जो भी इस कैप्सूल्स को बनाने वाले आरएनए के जो कोडिंग है, उसको हम लोग सेपरेट आउट कर लेंगे. उसको हम क्या करेंगे, उस कैप्सूल को जो भी ये आपकी स्पाइक्स है, इसको बनाने वाला जो भी आरएनए की फ्रेगमेंट है, उसको हम लोग सेपरेट आउट कर लेंगे, और सेपरेट आउट की हुई फ्रेगमेंट को बॉडी में इंड्यूस किया जाएगा. जब ये आरएनए की फ्रेगमेंट बॉडी के अंदर जाएगी, तो क्या होगा, ये आरएनए की फ्रेगमेंट इस स्पाइक को क्रिएट करेगी. ये स्पाइक जैसे ही क्रिएट होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी. तो क्या हुआ, बॉडी जो हमारी ह्यूमन बॉडी, उसने क्या किया, उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि जैसे ये स्पाइक्स बनेंगी, ये एंटीबॉडीज आके उस पर अटैक करेंगी. तो इस केस में क्या होता है कि जब भी ये पूरा वायरस बाद में कभी भी अटैक करता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो वो इन स्पाइक्स पे, जो इस पे लगी हुई इन स्पाइक्स को आइडेंटिफाई करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज काम करना शुरू करेंगी, और जैसे एंटीबॉडीज काम करना शुरू करेंगी, वो इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगी. तो ये mRNA वैक्सीन का बेसिक प्रिंसिपल है. नाउ अब आते हैं बैक टू क्वेश्चन. सो क्वेश्चन सेज कि दे कैन बी क्विकली अपडेटेड फॉर एनी emerging वेरिएंट ऑफ द डिजीज. वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आरएनए को सेपरेट आउट करना, एक बार आपने जेनेटिक कोड बना लिया अगर आरएनए का, तो उसको सेपरेट आउट करना कि किससे क्या चीज बनती है, किस फ्रेगमेंट से क्या चीज बनती है, वो इजी है. तो दैट्स व्हाई इट कैन बी इजीली अपडेटेड. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर. सेकंड,
प्रोड्यूसिंग mRNA वैक्सीन एट लार्ज स्केल इज फास्टर एज दे डू नॉट रिक्वायर सेल कल्चर। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अगर मान लो मैं सिर्फ ये फ्रेगमेंट ही बनाना चाहता तो इसके लिए मुझे सेल कल्चर चाहिए, क्योंकि ये वायरस के ऊपर ही बनाया जा सकता है फ्रेगमेंट। बट आरएनए में क्या है कि आपने आरएनए एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप आरएनए को वैसे ही डुप्लीकेट करवा सकते हो विदाउट सेल कल्चर। So this statement is also right. Third, these vaccines do not contain a live virus, reducing the risk of vaccine-induced disease. Obviously, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपका RNA fragment है, और RNA fragment itself is not capable of affecting the human body. तो वो सिर्फ किस लिए? एक ड्रिल की फॉर्म में है, एक ड्रिल करता है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस को. So this third statement is also correct. So answer here becomes option D 1, 2 and 3. आई होप ये mRNA वैक्सीन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन इटसेल्फ, तो गो टू योर एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 12, उसको देखो एक बार, देखो कि क्या मैकेनिज्म होती है, तब इस पार्ट को आप दोबारा देखना, इजीली समझ आ जाएगा. चलो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द वेरिएबल डिवाइसेज लाइक फिटनेस बैंड्स मेजर ब्लड प्रेशर. तो जैसे दिस इज स्मार्ट वॉच, तो ये स्मार्ट वॉच किस में यूज होती है कि ब्लड प्रेशर वगैरह बता देती है. कई बार ये भी बताती है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप रन कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, ये भी बता देती है. तो देयर आर वेरियस सेंसर्स देयर. जैसे आप अगर बात करो तो ये सेंसर नोन एज गायरोस्कोप. गायरोस्कोप क्या है कि एंगुलर किस एंगल पे एंगुलर वेलोसिटी वो बताता है गायरोस्कोप, और ये भी बता पाता है कि कोई पर्सन रन कर रहा है, वॉक कर रहा है, किस स्पीड पे वो वॉक कर रहा है. उसके साथ एक और चीज होती है मैग्नेटोमीटर. वो भी सिमिलर, वो इस गायरोस्कोप के जो फंक्शन उसको कॉम्प्लीमेंट करता है और एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है. देन यू हैव दिस सेंसर जो कि आपका ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं. दे कैन ऑल्सो मेजर द SpO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल को भी नाप सकते हैं. वो कैसे नापते हैं? सो इन दिस फिटनेस बैंड्स और इन दिस वेरिएबल डिवाइसेस, इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंसर्स पीछे लगे होते हैं. इन ऑप्टिकल सेंसर्स के थ्रू लाइट बाहर जाती है, वो आपके ब्लड वेसल्स के साथ के ऊपर प्रोजेक्ट की जाएगी. इन ब्लड वेसल्स से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी और फोटो डायोड्स जो हैं वो उसको the फोटो डायोड्स आर गोइंग टू रिसीव दिस सिग्नल्स एंड उसके बेसिस पे वो SpO2 लेवल, ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीजें बता पाता है. सो द आंसर हेयर इज यूजिंग ऑप्टिकल सेंसर्स टू डिटेक्ट ब्लड वॉल्यूम चेंजेस अंडर द स्किन. राइट. Third question is, recently CERN has proposed a future circular collider that will replace the Large Hadron Collider as the world's largest particle collider. Which of the following best describes the purpose of particle colliders? So इसका simple सा आंसर है कि speeding up the charged particles close to the speed of light. उससे क्या होगा? When they will be speeded up, उसके बाद they can be collided with each other. So example जैसे LHC है, जो आपका ये LHC है, इसके अंदर क्या होता है, दैट पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड दैट इज इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड इन द अल्ट्रा वैक्यूम कंडीशंस. उन अल्ट्रा वैक्यूम कंडीशंस के थ्रू व्हाट हैपेंस इज दैट दे मूव एट अ वेरी हाई स्पीड एंड फिर वो दोनों कोलाइड करते हैं पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हुए. When they collide, there are certain kind of reactions जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे यूनिवर्स बना होगा, क्या क्या पार्टिकल्स वहां से एमिट होते हैं. तो वी ट्राई टू स्टडी द सब पार्टिकल थिंग्स. So the answer here is speeding up charged particles close to the speed of light, and this future circular collider ये क्या, ये replace करेगा large hadron collider को. So it will be having more speed, it will be an improvement over this previous LHC. Now next question that you have is, next question says, question number 49, it says Cry2AI gene. So any student who is following the biotechnology part वो इसको easily कर सकता है. Cry2AI जीन किसका पार्ट है? ये क्राई जीन का ही एक तरह से पार्ट है. तो क्राई जीन किससे रिलेट करते हैं? ये आपकी रिलेट करती है बॉलवर्म रेजिस्टेंस से इन द कॉटन प्लांट. सो द बीटी कॉटन दैट यू हैव हर्ड, वो बीटी कॉटन में क्या होता है, क्राई जीन होती है, जो कहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग बैसिलस थ्रूजेनेसिस बैक्टीरिया से. So this is actually cry gene. Answer here becomes a gene that makes cotton resistant to pink bollworm. तो अब ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे. कैसे डिफरेंट है? जो क्राई जीन है वो बॉलवर्म या अमेरिकन बॉलवर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. यानी ये जीन एक कॉटन प्लांट के सीड में डाली जाती है.
एंड वो सीड्स फिर वो केमिकल्स सिक्रीट करना शुरू कर देता है, जिससे कि बॉल वर्म जो एक पेस्ट होता है, पेस्ट का मतलब क्या है, जो कि प्लांट्स को अटैक करता है, उस बॉल वर्म की प्रोडक्शन, वो बॉल वर्म्स को किल कर देगा, उनको आगे रेप्लिकेट नहीं करने देता कॉटन के ऊपर, कॉटन प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब हुआ क्या कि व्हेन दिस क्राइजीन बेस्ड, व्हेन दिस बीटी कॉटन जो आपका है जिसके अंदर ये क्राइजीन है, बीटी कॉटन की जो प्रोडक्शन बढ़ा दी गई, व्हेन इट इज वाज यूज्ड मोर, तो उस केस में एक नई वैरायटी बॉल वर्म की, जिसे हम बोलते हैं पिंक बॉल वर्म, वो सामने आई। दिस पिंक बॉल वर्म इज एक्चुअली रेजिस्टेंस टू दिस क्राइजीन। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए दिस न्यू cry2ai जीन हैज बीन क्रिएटेड, जो कि पिंक बॉल वर्म को भी किल कर सकता है। एंड दिस cry2ai जीन बेस्ड कॉटन, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द हैदराबाद बेस्ड कंपनी नोन एज बायोसीड रिसर्च इंडिया। सो किसने इसको डेवलप किया है? बायोसीड रिसर्च इंडिया ने। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट the genetic engineering appraisal committee has approved the test trials of this cry2ai gene based cotton। और कौन सी स्टेट्स में उसने किया है अलाउ इसको? महाराष्ट्र के अंदर, देन तेलंगाना के अंदर, देन हरियाणा एंड गुजरात। सो जो महाराष्ट्र है, तेलंगाना है एंड गुजरात है, उन स्टेट्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस थिंग। हरियाणा ने अलाउ किया है ट्रायल्स को कंडक्ट होने के लिए। So this is the recent update with respect to this cry2ai gene. So the answer here is option C, a gene that makes cotton resistant to the pink bollworm. Next is question number 50. It says, which of the following observations helped India's giant meter wave radio telescope is detecting the gravitational waves recently? So there was a recent news. This observatory, it is situated in Pune. नारायण गांव नाम की एक जगह है जहां पे सिचुएटेड है, तो ये पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। इट इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ 30 टेलीस्कोप्स, 30 टेलीस्कोप्स हैं यहाँ पे। और इसने रिसेंटली क्या डिस्कवर किया है? इट हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड द पल्सर्स है, पल्सर्स इसने डिस्कवर किए हैं। सो द आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन ए। Option A is time aberrations in signals emerging from pulsars. So this is the correct answer here. And this is controlled by National Center for Radio Astrophysics. NCRA इसको control करता है। Now next is question number 51. It says antibiotics are ineffective in treating infections caused by viruses. This statement is right or wrong? बताओ मुझे। देखो, just try to relate with your logic, basic reasoning. क्या कोविड-19 के टाइम पे एंटीबायोटिक्स फॉर इफेक्टिव? एंटीबायोटिक्स दी जा रही थी इसलिए नहीं कि वो कोविड वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव थी, दे वर बीइंग गिवन सो दैट वायरल लोड, ये जो पैथोजन लोड है बॉडी के ऊपर, उसको कम किया जा सके। यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे थे, पर वो वायरस के ऊपर अटैक नहीं करती। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंटीबायोटिक्स आर इनइफेक्टिव इन ट्रीटिंग इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय द वायरसेस। तो जहां पे भी आप देखते हो कि एंटीबायोटिक्स का यूज होता है डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, तो दैट इज नॉट अ वायरल डिजीज। ये एक बेसिक रूल आप बना लो। अब ऐसा होता क्यों है? द ऑप्शन सेज वायरसेस हैव सेल वॉल्स कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स प्रोवाइडिंग देम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वायरसेस डू नॉट हैव सेल वॉल्स, उनके पास सेल वॉल होती ही नहीं है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट बिकम्स wrong here. So the answer becomes option C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. ठीक है? This is again a direct question from your NCERT books. Please read your NCERT books, class 12th biology book. Certain portions जैसे human diseases हो गया, basic classification हो गया, ये चीजें आपको पढ़नी ही होंगी. That are required for this examination. Now this is an example that is there. अगर आप एक बैक्टीरिया का if you see the structure, तो एक प्रोटीन कोट होगा, उसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होगा। द न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए ऑल्सो। तो जो भी एनिमल्स को इम्पैक्ट करते हैं वायरसेस, या दोज वायरसेस विच एक्चुअली कॉज डिजीजेस इन द एनिमल्स, दे आर आरएनए बेस्ड, मोस्टली आरएनए बेस्ड, नॉट अ जनरल रूल, मोस्टली ज्यादातर आरएनए वाले होते हैं। प्लांट्स वगैरह को, बैक्टीरिया वगैरह को जो इन्फेक्ट करते हैं वो कौन होते हैं? वो डीएनए बेस्ड होते हैं मोस्टली, ज्यादातर, ऐसा नहीं कि रूल है, पर ज्यादातर वो डीएनए बेस्ड होते हैं। सो बैक्टीरियोफेज, दिस वायरस एक्चुअली अफेक्ट्स द बैक्टीरियाज।
इन्फ्लुएंजा तो हमारा जो खांसी जुकाम वगैरह होता है वो वाला वायरस ये है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, ये हमने कर लिया ऑलरेडी। 52 नाउ विद रेफरेंस टू द eSIM टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एम्बेडेड डायरेक्टली इनटू अ मोबाइल फोन हार्डवेयर। अभी जैसे इफ यू आर अपडेटेड अबाउट द eSIMs, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसमें क्या है, एप्पल वगैरह के अंदर क्या है, एक आप फिजिकल सिम डाल सकते हो, दूसरा एक eSIM आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो इट इज डायरेक्टली एम्बेडेड इन द मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, मोबाइल फोन हार्डवेयर सॉरी। सेकंड, it is reprogrammable allowing users to switch network operators without replacing the SIM card, right or wrong? तो ये लॉजिकली इसको सोचो, इसका कहने का मतलब क्या है कि इसको रिप्रोग्राम किया जा सकता है ताकि एक बंदा एक सर्विस से दूसरी सर्विस पे जा सके। तो ऑब्वियसली होगा ही होगा कि मान लो आई एम यूजिंग अ सर्टेन सर्विस, मान लो मैं वोडाफोन यूज कर रहा हूँ, तो आई वांट टू स्विच टू एयरटेल, तो वो मैं कर सकता हूँ, तभी तो सिम लेने का फायदा हुआ। सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि दे कैन बी reprogrammed, बड़े ऑब्वियस स्टेटमेंट है ये। थर्ड, इट अलाउज डिवाइसेस टू कनेक्ट टू मल्टीपल नेटवर्क साइमल्टेनियसली एनहांसिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे साइमल्टेनियसली वर्ड की वजह से गलत हो जाता है, ये मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है पर साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता, वो इसकी प्रॉब्लम है। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग हियर। सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2। नाउ eSIM का एक बेनिफिट आप मुझे बताओ, व्हाट कैन बी द बेनिफिट ऑफ ए eSIM। पहली बात तो क्या है कि जो आपका हार्डवेयर है उसके अंदर कम स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा। सेकंड जो बेनिफिट आपके लिए हो जाता है वो ये हो जाता है कि अगर मान लो फोन चोरी हो जाए, इफ देयर इज थेफ्ट ऑफ द फोन, तो उस केस में क्या होगा, इफ देयर इज अ थेफ्ट ऑफ द फोन तो एक फिजिकल सिम को तो बाहर निकाल देते हैं, पर जो आपका eSIM है वो वहीं पे उसके अंदर ही रहता है। तो eSIM इज एक्चुअली इन द मोबाइल फोन, तो उसके थ्रू ट्रैकिंग इजी हो जाती है, उसको डीएक्टिवेट करना थोड़ा एक हेक्टिक प्रोसेस होता है, तो जैसे ही फोन ऑन होगा eSIM से वो लोकेट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, एस्पार्टिम। इट इज एक्चुअली क्या है, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि रिसेंटली फाइंड किया गया है कि इट इज कार्सिनोजेनिक। तो WHO ने ही आइडेंटिफाई किया है दैट इट इज कार्सिनोजेनिक। एंड इफ यू टॉक अबाउट एस्पार्टिम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, एंड इट इज 200 टाइम्स मोर स्वीट देन योर नॉर्मल शुगर। जो आप घर में सुक्रोज यूज करते हो, चीनी से हम कहते हैं, उससे 200 गुना ज्यादा ये मीठा होता है। दैट्स वाई इट इज यूज्ड इन मल्टीपल थिंग्स। आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये होता है, जो अब डेली कंजम्पशन में आ गई हैं चीजें, कफ सिरप्स के अंदर ये यूज होता है। देन और भी कोई अगर आइटम आपका है तो उस सब के अंदर भी ये यूज होगा, जैसे टूथपेस्ट है उसके अंदर भी ये यूज होता है। सो एस्पार्टेम is an artificial sweetener and it has been recently found that it can be possibly carcinogenic. That means it is not good for health. Now next is question number 54. It says with reference to Indian Space Policy 2023, consider the following statement. Non-government entities will be allowed to undertake end-to-end activities in the space sector. इसका मतलब क्या है कि यानी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाएगा कि वो सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके। ऑब्वियस स्टेटमेंट है। वाई? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के आने से इन्वेस्टमेंट आता है, प्राइवेट सेक्टर के आने से इसरो जो है अपने रिसर्च वर्क पे फोकस कर सकता है और प्रोडक्शन वाला काम वहां पे आउटसोर्स किया जा सकता है। तो इस तरह से इसरो का जो काम है वो कम हो जाता है और इट कैन डेडिकेटली फोकस टू द रिसर्च वर्क। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। सेकंड, इसरो विल ट्रांजिशन आउट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑपरेशनल स्पेस सिस्टम्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बेसिक ऑब्वियस लॉजिकल रीजनिंग इसकी है। देन इन स्पेस क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर will act as a single window clearance and authorization agency for the space launches. This statement is also correct. Factual part है ये, आपको मतलब कि नहीं पता तो आप यहाँ से अब इसको आप अपने नोट्स में डाल लो। So all the third three statements are correct here. Answer becomes option C, all three. Now next is question number 55. It says with reference to India's first indigenous fast breeder reactor. तो पहली बात, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते क्या है? तो जो आपके ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं उसका मतलब ये है कि ये नया फ्यूल भी क्रिएट करेंगे। द ब्रीडर रिएक्टर्स ऑल्सो क्रिएट न्यू फ्यूल। तो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या इसके अंदर होते हैं प्रोसेसेस। तो ये एक कोर है आपके ब्रीडर रिएक्टर की। इस कोर के अंदर तीन अलग अलग चीजें हैं। सो इफ यू सी, एक तो होंगे आपकी कंट्रोल रोड्स, दूसरी चीज होगी आपकी फ्यूल रोड्स। फ्यूल रोड्स के थ्रू एनर्जी मिलेगी। कंट्रोल रोड्स क्या करेंगी? ये न्यूट्रॉन को कंट्रोल करेंगी, जिससे कि
जो रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसको कंट्रोल किया जा सके और उसको क्रिटिकलिटी तक पहुंचने से रोका जा सके। क्रिटिकलिटी का मतलब ये कि इसके बाद जो रिएक्टर वो ब्लास्ट हो सकता है। तो उस सिचुएशन से बचाने के लिए यू हैव कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड कैसे वर्क करती है? दे एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड एंड दस दे कंट्रोल द स्पीड ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस। उसके साथ साथ यू हैव ब्लैंकेट फ्यूल। एक ब्लैंकेट फ्यूल भी होगा, जैसे यूरेनियम 238 हो सकता है। ये ब्लैंकेट फ्यूल क्या है? जो न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे वो न्यूट्रॉन्स ये ब्लैंकेट फ्यूल एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ एलिमेंट, और वो एलिमेंट फिर एक पॉसिबल क्या बन जाएगा आपके लिए? एक फ्यूल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूरेनियम 238-92, मतलब ये होता है आपका एटॉमिक मास। तो जो यूरेनियम 238 का मतलब क्या है कि इसका एटॉमिक मास जो है, जो टोटल मास है इसके अंदर, जो इसका टोटल वेट है, एटॉमिक वेट जो है वो कितना है? 238। ये होता है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर से क्या आइडेंटिफाई होता है? एटॉमिक नंबर उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। 238 जो एटॉमिक मास है वो उसके वजन को बताता है। सो जब यूरेनियम 238 के अंदर कोई न्यूट्रॉन आके अटैक करेगा तो क्या होगा? इट विल बिकम यूरेनियम 239 विच विल बी हाईली अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है तो क्या होगा? अनस्टेबल कोई भी चीज होगी तो टूटेगी। तो इसके अंदर बीटा डीके होगा और एक ट्रांजिशनरी एलिमेंट जिसे हम बोलेंगे नेपच्यूनियम, वो बन जाएगा। तो नेपच्यूनियम का जो एटॉमिक नंबर वो बढ़ जाएगा, 93 हो जाएगा। अब नेपच्यूनियम भी जो है वो भी अनस्टेबल है, तो उसमें 2 बीटा डीकेज होंगे। उसके बाद क्या बन जाएगा? प्लूटोनियम बन जाएगा, एंड इट बिकम्स प्लूटोनियम 239 विच इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। और प्लूटोनियम को यूज किया जाता है किसके अंदर भी? किसके अंदर यूज किया जाता है प्लूटोनियम को? प्लूटोनियम को यूज किया जाता है आपके एटॉमिक जो आपके न्यूक्लियर वेपन है उसको बनाने में प्लूटोनियम का यूज किया जाता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, प्लूटोनियम 239। उसी तरह से एक और चीज आती है जैसे थोरियम है। यहां तो आपने यूरेनियम 238 को ब्लैंकेट फ्यूल की तरह यूज किया था, यहां पे आप थोरियम को यूज करते हो ब्लैंकेट फ्यूल की तरह। थोरियम के अंदर क्या रिएक्शन होती है? थोरियम एक न्यूट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वो बनाएगा थोरियम 233 विच इज हाईली अनस्टेबल। दिस थोरियम 233 इट विल कन्वर्ट इनटू यूरेनियम 233 जो कि फिर प्रोटेक्टिनियम में कन्वर्ट होगा, और प्रोटेक्टिनियम दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो दिस शुड बी थोरियम, this will convert into uranium 233. So the point is that thorium converts into uranium 233 and uranium 238 converts into plutonium 239. Now coming back to the question says it generates more nuclear fuel that it consumes by converting the fissile material into fertile material into fissile material. तो फर्टाइल मटेरियल कौन सा था? फर्टाइल मटेरियल आपका था यूरेनियम 238 या थोरियम। तो वो होते हैं आपके फर्टाइल मटेरियल। फर्टाइल को फिजाइल में कैसे कन्वर्ट किया? यहां पे क्या बना? यहां पे बना प्लूटोनियम 239 और यहां पे क्या बना? यूरेनियम 233। तो दीज आर फिसाइल मटेरियल। फिसाइल का मतलब क्या? जो कि डिसइंटीग्रेट होंगे, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल बनेंगे। तो फिसाइल मींस न्यूक्लियर फ्यूल, फर्टाइल मींस कि उसको कन्वर्ट किया जा सकता है फिसाइल मटेरियल के अंदर। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, फर्टाइल मटेरियल कौन से हैं? यूरेनियम 238 और थोरियम है। फिसाइल कौन से हैं? फिसाइल आर प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, थोरियम 233 blanket surrounding the fuel core will produce plutonium 239 after undergoing nuclear reaction. So ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। वाई? थोरियम से क्या बनेगा? थोरियम से बनेगा यूरेनियम 233। सो इट शुड बी यूरेनियम 233 दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसको इंटरचेंज कर दिया है, ये इंटरचेंज करके बताया है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स रॉन्ग। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, राइट? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। विच क्वेश्चन? 56 पे आते हैं। 56 says national quantum mission aiming to revolutionize the technology across various sectors consider the following impacts. एडवांसमेंट इन कंप्यूटिंग पावर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा या नहीं होगा?
बहुत ही ऑब्वियस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को जरूर रिजॉल्व करना चाहिए इसे, तो स्टेटमेंट इज राइट। सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो सही होना चाहिए। डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम मटेरियल, ये भी सही है, तो तीनों को ही ये कैटर करता है। आंसर बिकम्स ऑप्शन सी ऑल 3। बहुत ही ऑब्वियस स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट इज 57 काला अजहर डिजीज। काला अजहर डिजीज को आप क्या बोलते हो? इट इज कॉज्ड बाय विसरल लेशमानियासिस एंड इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लैक फीवर। देखो अजहर का मतलब होता है फीवर और काला हो गया ब्लैक, तो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक फीवर। दिस इज अ प्रोटोजोवन डिजीज, ये प्रोटोजोआ से फैलती है। So it is caused by the this parasite is transmitted by sand flies. ये आपको पता होना चाहिए, important part of your human diseases. तो human disease वाले chapter में mentioned भी है, you should know this thing. So the answer here becomes option B, that this is a parasite caused by sand flies. Direct question आपसे पूछा गया है। Now last question, with reference to the rooftop solar panels, consider the following statement. They use solar thermal technology to convert sunlight into electricity. Right or wrong? सही है गलत? ऑब्वियसली है, सही है गलत है? जल्दी बताओ, टेल मी, इज इट राइट और रॉन्ग? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? दिस इज नॉट थर्मल एनर्जी, ये फोटो एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। कैसे, किससे कन्वर्ट करेगा? फोटोवोल्टेक सेल्स आर देयर। इन फोटोवोल्टेक सेल्स पे क्या होगा? जब लाइट एनर्जी आती है, यानी फोटोन्स जब इसके ऊपर गिरेंगे तो फोटोन्स क्या करेंगे? इस फोटोवोल्टेक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर राइज। तो यहां पे टेम्परेचर का कोई रोल नहीं, यहां पे फोटोन्स का रोल है। यानी आप सुबह के टाइम पे भी जनरेट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को, शाम के टाइम पे भी कर सकते हो, सिर्फ लाइट गिरनी चाहिए, फोटोन्स गिरने चाहिए फोटोवोल्टेक सेल के ऊपर। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम सोलर पैनल्स कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट इन्वर्टर्स इन मोस्ट होम अप्लायंसेस ऑफ इंडिया। राइट और रॉन्ग? सही या गलत? नोट बोल रहा है, बताओ जल्दी। द स्टेटमेंट इज राइट। व्हाई? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट हुई वो होती है डायरेक्ट करंट की फॉर्म में। वो किस फॉर्म में होगी? डायरेक्ट करंट की फॉर्म में होगी। तो इन्वर्टर क्या करेगा? इन्वर्टर जो है इसको अल्टरनेटिंग करंट में और रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जो हमारी 220 की फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, 220 वोल्ट का जो रिक्वायरमेंट है अप्लायंसेस के लिए, उसमें इसको कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। So this statement again becomes right. Next, Gujarat has the maximum installed capacity for the rooftop solar systems in India. This statement is right. So the answer here becomes option B, only 2. So the answer is option B. Second and third statement are correct. First statement is wrong. So with this we conclude the discussion part for the science and tech Anubhav test 4. Thank you very much. Now the last question of this polity section is, consider the following territories that became part of India after 15th August 1957. So Sikkim, Manipur, Goa, Daman and Diu, and Dadar and Nagar Haveli. So if we see, Manipur was inculcated in 1949. Then after that, Dadar Nagar Haveli was inculcated on 11th August 1961. See, Dadar Nagar Haveli को पहले आज़ाद करवा दिया गया था, but there was self rule in Dadar Nagar Haveli. उसके बाद in 1961 it was integrated with India. So it was integrated in 1961 11th August. गोवा, दमन एंड दीव को 1961 में इंटीग्रेट किया गया था। एंड लास्टली सिक्किम इन 1975 it was made part of India through a constitutional amendment act. So the sequence that comes out is that the first should be 2, then 4, 3 and 1. 2, 4, 3, 1. So answer is option C, that is 2, 4, 3, 1. So with this we conclude the polity part of the discussion for Anubhav 4. Thank you very much.